हाय एवरीवन। तो चलिए हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ से हमारी छूट गई थी, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो वीडियो थी कल वो बीच में ही छूट गई थी, तो आज हम उसे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे और फिर हम उसके बनाए हुए चार जो उन्होंने अपने टेक्स्ट बनाए थे कुरान के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ना था यहाँ से। द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज अकॉर्डिंग टू कुरान। तो कुरान के अकॉर्डिंग उन्होंने चार नए सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया था। जो पहला था खरज, ज़कत, ज़िया और खम। तो ये चार थे। जो खरज था वो एक लैंड टैक्स था विच वॉज इक्वल टू द 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। तो जो भी लैंड प्रोड्यूस होगा उसका जो 1/10 है वो एज अ खरज लैंड टैक्स के रूप में किसके पास जाएगा? सुल्तान के पास जाएगा। दूसरा है ज़कत। ये 2% टैक्स लगता था प्रॉपर्टी के ऊपर, जो भी डायरेक्ट किसको जाता था? सुल्तान को। फिर है जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। और खम क्या होता था? जो भी कोई भी वॉर होती थी उसमें जो भी लूट का जो भी माल होता था, जो भी मतलब लोग लूट के लाया करते थे, तो उसका जो 1/5 है वो खम के नाम से, मतलब जो खम है उस टैक्स के नाम से ये भी सुल्तान को जाता था। इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर द सुल्तान पेड अ लॉट्स ऑफ अटेंशन टू इरीगेशन। तो वो चाहते थे, जो फिरोज शाह तुगलक थे वो एग्रीकल्चर को भी इनकरेज करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या थोड़ा सा उसकी तरफ अटेंशन दिखाई और उन्हें क्या शुरू कर दिया? जो कैनाल्स थी उनको रिपेयर कराना शुरू कर दिया या फिर नए बनाने शुरू कर दिए। और वाटर टैक्स को भी उन्होंने इम्पोज किया। वाटर टैक्स को क्या बोलते थे? हासिले सरब या फिर हैकिक्यू। मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, आप देख लेना। तो ये हसीले सरीब। तो ये वाटर टैक्स था। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर एंड द सिटीज़ ऑफ द फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद स्टैंड टू हिज क्रेडिट। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मतलब उन्होंने इन सिटीज़ में काफ़ी काम किया था, इनको एक नया मतलब लोगों के सामने लेकर आए थे। टू पिलर्स ऑफ अशोका, वन फ्रॉम टपारा हरियाणा एंड अदर फ्रॉम मेरठ, वर ब्रॉट इन दिल्ली। तो जो पिलर्स थे अशोका के हरियाणा में और जो मेरठ में यूपी में था उसको दिल्ली भी यही लेकर आए थे। द सुल्तान इस्टेब्लिश at दिल्ली अ हॉस्पिटल डिस्क्राइब एट दर उल शिफा। तो उन्होंने दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया था जिसे क्या बोलते थे? दर उल शिफा। A new department of दीवाने खैरात was set up to make provision for the marriage of a poor girls। और जो गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे बोलते थे दीवाने खैरात। ये सब किसने शुरू किया था? दराल उल शिफा हॉस्पिटल, दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। Another step which Firoz took was both economic and political in nature. His ordered his officials that whatever they attacked a place, they should select handsome and well-born young boys and send them to Sultan as slaves। तो वो क्या कहते थे कि मतलब वो जहाँ भी अटैक करते थे, जिस भी जगह पे वो अटैक करते थे, तो वहाँ पर जो भी अच्छे हैंडसम या फिर जो भी यंग बॉयज़ होते थे वो उनको एज अ स्लेव, अब मतलब वो चाहते थे कि वो सब जो सुल्तान के स्लेव हैं वैसे बनकर रहें, अब वो सुल्तान के लिए काम करें। However, his rule was marked by peace and tranquility, and the credit for it goes to his prime minister। तो उनके टाइम में काफ़ी शांति, काफ़ी काल्म, मतलब काफ़ी सब कुछ सही चल रहा था। और ये सब जो क्रेडिट है इसका वो किसको जाता है? उनके प्राइम मिनिस्टर को। उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? खान जहान मकबूल। अफरोज शाह की जो डेथ है वो 1388 में हो जाती है। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, the Tughlaq dynasty could not survive much after Firoz Shah's death. The Malwa, Gujarat, Sarki, Jaunpur kingdom broke away from the सल्तनत। अब क्या होता है? फिरोज शाह की डेथ के बाद जो उनका एरिया होता है, जो तुगलक डायनेस्टी होती है, वो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम से बढ़ जाती है, टूट जाती है। जैसे कि मालवा अलग हो जाता है, गुजरात अलग हो जाता है, जौनपुर अलग हो जाता है। अब पढ़ते हैं तैमूर इन्वेजन के बारे में। तो जो तैमूर का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं है, वो 1 साल का ही है, 1398 से 99। तो जो तैमूर थे वो एक तुर्किश चीफ थे और बहुत ही क्रूअल थे। और ये कहाँ से थे? ये मंगोलिया से थे। और ये किसके पूर्वज, मतलब जिनके पूर्वज थे वो कौन थे? चंगेज़ खान, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मोहम्मद शाह तुगलक। तो ये मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे ये तैमूर का इन्वेजन हुआ। एंड द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, द तैमूर आर्मी मर्सीलेस सेक्ट एंड प्लंडर दिल्ली। तो उसके बाद क्या किया तैमूर ने? जो ये देख लेते हैं पहले, जो तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? मोहम्मद शाह तुगलक। जो तैमूर थे वो बहुत ही मर्सीलेस थे, मतलब उनमें कोई बहुत ही मतलब निर्दयी तरह का इंसान था ये। इन्होंने दिल्ली को प्लंडर किया, मतलब उसको अच्छे से वहाँ पर लूट मचाई। उसके बाद फिर ये सेंट्रल एशिया चले गए, लेकिन अपने एक नॉमिनी को छोड़ गए जिसका नाम था खिज्र खान।
कि तुम यहाँ पर पंजाब में रह के रूल करो आराम से। फिर उसमें 1404 में क्या होता है, ही डाइड वाइल ऑन हिज वे टू कॉन्क्वायर चाइना। 1404 में इनकी डेथ हो जाती है जब ये चाइना को कॉन्क्वायर करने के लिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी। अब जो सैयद डायनेस्टी है उसकी शुरुआत कैसे होती है, टाइम पीरियड देख लेते हैं 1414 से 50 AD तक। तो जो तैमूर अपने एक नॉमिनी को छोड़ के गए थे खिज्र खान, वो सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो जो तैमूर थे वो तैमूर्स नॉमिनी कैप्चर दिल्ली एंड वॉज प्रोक्लेम द न्यू सुल्तान। तो जो तैमूर के नॉमिनी होते हैं खिज्र खान, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं और प्रोक्लेम करते हैं कि अब से वो नए सुल्तान हैं और अब स्टार्ट हो चुका है क्या, सैयद डायनेस्टी, विच रूल ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। जो दिल्ली पर रूल करेंगे और जिसके आसपास के छोटे एरियाज हैं वहाँ पर रूल करेंगे। अब पढ़ते हैं मुबारक शाह के बारे में। खिज्र खान के बाद इनको सक्सीड करने वाले मुबारक शाह थे। आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मेवाती, खतेहार एंड द गैंगटिक दोआब, ही वॉज किल्ड बाय हिज नोबल इन हिज ओन कोर्ट। जब मुबारक शाह ने काफ़ी सारे जो एरियाज थे उनको जीत लिया था, उसके बाद क्या होता है, इनके खुद के नॉबल्स ही, जो इनके खुद के कोर्ट के नॉबल्स होते हैं, वही इनको मार देते हैं। अब पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। द नोबल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन बट ही कुड नॉट सर्वाइव इन फाइटिंग अमंग्स द नोबल इन द कोर्ट। अब जो नोबल्स होते हैं वो मुबारक शाह को तो मार ही देते हैं, तो अब वो अपनी पसंद का जो सुल्तान होता है उसको राजगद्दी पे बैठा देते हैं। वो कौन होते हैं, वो मोहम्मद शाह होते हैं। तो मोहम्मद शाह भी लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं, वो भी ज़्यादा इस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि नोबल्स के साथ उनकी फाइटिंग चलती रहती है। और नौबत ने क्या किया था, नौबत तो सारा तो खुद ही कंट्रोल कर रहे थे, बस एक छोटा सा एरिया मोहम्मद शाह को दे रखा था और बाकी जो भी एरिया था उस पर कौन कंट्रोल था, सारा का सारा नौबत का था। अब देखते हैं आलम शाह के बारे में। तो ये लास्ट सैयद किंग थे, डिसेंडेंट इन अ फेवर ऑफ बहलौल लोधी एंड रिटायर्ड। ये किसके फेवर में थे, ये बहलौल लोधी के फेवर में थे और उन्हीं पे सब कुछ छोड़ के रिटायर हो जाते हैं। और अब शुरू होती है लोधी डायनेस्टी विच वॉज कन्फाइंड टू दिल्ली एंड अ फ्यू सराउंडिंग एरियाज। अब देखते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1526 AD तक। सबसे पहले देखते हैं बहलौल लोधी। तो बहलौल लोधी क्या थे, एक अफगान सरदार थे एंड ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द तैमूर। तो ये अफगान सरदार थे और इन्होंने अपने आप को पंजाब में इस्टेब्लिश कर लिया था आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर एंड ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। इनके बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी। इनका टाइम पीरियड था 1489 से 1517। तो जो सिकंदर लोधी थे वॉज द सन ऑफ द बहलोल लोधी हु कॉन्क्वायर्ड बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। तो जो सिकंदर लोधी थे वो बहलोल लोधी के ही बेटे थे, उन्होंने बिहार को भी कॉन्क्वायर कर लिया था, वेस्ट बंगाल को भी कर लिया था और जो अपनी कैपिटल थी वो कहाँ, कैसे, दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर ली थी, ठीक है ना। तो ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा और एक नई सिटी की फाउंडेशन रखी, वो थी आगरा। तो अगर कोई पूछता है कि आगरा का फाउंडर कौन थे, तो वो सिकंदर लोधी। सिकंदर was a fanatical Muslim and broke the sacred images of the Jwalamukhi temple at the Nagarkot and ordered the temple of Mathura to be destroyed। तो जो सिकंदर लोधी थे ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम कह सकते हैं हमें, कि बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम थे जिन्होंने हमारी जो जो इमेजेस होती हैं हिंदू गॉड की जो इमेजेस थी उनको तुड़वा दिया था, जैसे कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है नागरकोट में, और साथ में ऑर्डर भी दिए थे कि जो मथुरा में टेम्पल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट लिया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में और एक गजे सिकंदरी जैसे क्या कहते हैं जो लैंड होती है उसको मेज़र करने का नया तरीका वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया गजे सिकंदरी। अब देखते हैं इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी है उनको, तो जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1517 से 26। तो जो इब्राहिम लोधी हैं ये लास्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के और लास्ट सुल्तान थे दिल्ली के। ये सन थे सिकंदर लोधी के। अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द फिजिपेरस एंड द इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी दैट द अफगान मोनार्की वॉज अ वीकेंड। तो जो अफगान नोबिलिटी थी वो काफ़ी ब्रेव थी और फ्रीडम लविंग लोग थे, लेकिन क्या था इनके बीच में सब कुछ बहुत ज़्यादा विभाजित हो चुका था, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे और हर कोई अपनी जो व्यक्तिगत प्रवृत्ति थी उसकी वजह से जो वहाँ अफगान की जो मोनार्की थी वो काफ़ी वीक हो गई थी, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सबको लगी पड़ी है कि हम भी रूल करेंगे, हम भी रूल करेंगे। इब्राहिम लोधी असिस्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान। तो जो इब्राहिम लोधी थे जब उन्होंने सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया और वो एब्सोल्यूट पावर है थी जो वो सुल्तान के हाथ में आ गई, तो जो नौबस थे वो क्या हो गए, वो उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि जो किंग है वो मतलब वो थोड़ी बहुत जगह पर रूल करे और बाकी तो सब कुछ नौबस के हाथ ही लग जाए, वही होता आ रहा था। लेकिन जो इब्राहिम लोधी थे इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने जब एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ले ली तो जो नौबस थे वो बहुत ज़्यादा सब चिढ़ गए इनसे और इनके अगेंस्ट हो गए।
At last, दौलत खान लोधी, the governor of Punjab, invited Babur to overthrow the Ibrahim Lodi. अब जो दौलत खान लोधी थे वो कौन थे? वो गवर्नर थे पंजाब के। इनके वो इब्राहिम लोधी के रिलेटिव थे। जो इब्राहिम लोधी थे उन्हीं के रिलेटिव थे ये दौलत खान लोधी, और गवर्नर के पंजाब थे, सॉरी पंजाब के गवर्नर थे। सो Babur accepted the offer and inflicted a crushing defeat on Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526। तो जब दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ और इब्राहिम लोधी है उसको यहाँ से मतलब उसको मार दो, और मतलब उसने बहुत कुछ जो बाबर को बताया, और फिर बाबर ये सब सुन के यहाँ पर इंडिया में आ गए, और उन्होंने बहुत ही बुरी तरह इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और उस बैटल को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इब्राहिम लोदी को मार दिया गया, और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब कॉजेज़ देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसके डिक्लाइन होने के क्या कॉजेज़ थे। द मेन कॉजेज़ वर डिस्पोटिक एंड द मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तो क्योंकि वो लोग एक तो कभी लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं जीत पाए, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता था, तो वो कभी जो एक स्टेबिलिटी होती है वो कभी देखी ही नहीं गई इनकी गवर्नमेंट में। डी जनरेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ऊपर से जो बीच में हमने देखा, जब मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, फिरोज शाह तुगलक को देखा कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और किसी की जो क्या थे उनकी पॉलिसी थी वो उन्हीं पर ही भारी पड़ रही थी, लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। वो कैपिटल शिफ्ट करना, कभी दिल्ली से देवगिरी जाना, तो वो सब चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए वो भी उन किंग से फेवर में कभी रहे ही नहीं। वॉर ऑफ सक्सेशन, एज देयर वॉज नो फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन, जो लड़ाई थी उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था, कभी भी शुरू हो जाती थी कभी भी बंद हो जाती थी, मतलब लोग कभी शांति से रह ही नहीं पाए। और साथ में जो ग्रीड और इनकॉम्पिटेंसी थी नोबल्स के बीच में, क्योंकि जो नोबल्स थे वो खुद बहुत लालची थे, और हमेशा उन्हीं में लगी रहती थी कि मतलब हमारा रूल हो हमारा रूल हो। तो जो एक रूल होता है सुल्तान का कि हाँ वो अच्छे से रूल करे, एक स्टेबिलिटी दिखाए खुद को लेकर अपनी प्रजा को लेकर, वो कभी थी ही नहीं। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऊपर से बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर था, पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऊपर से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं थी। नंबर ऑफ स्लेव्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कि वो एक बर्डन बनकर रह गए थे ट्रेजरी पर, क्योंकि जितनों की ज़रूरत भी नहीं थी उससे भी, क्योंकि फिरोज शाह तो यही चाहते थे तुगलक तो कि जहाँ भी वो अटैक करें और वहाँ से जो भी बहुत नौजवान लोग हैं वो उनको अपने यहाँ पर ले आएँ और एज ए स्लेव उनसे काम करवाएं, लेकिन उतना काम होना भी तो चाहिए। तो क्या हुआ, जो स्लेव्स थे वो उनकी ट्रेजरी पर भारी पड़ने लगे, उनका खजाना खत्म होने लगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो उन सबको अच्छे से कंट्रोल या हैंडल भी कर पाए। और फिर ऊपर से जो तैमूर का इन्वेजन था वो एक नई प्रॉब्लम बनकर आया। तो इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत थी उसका डिक्लाइन हुआ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मंगोल्स थे उनके बारे में, कि उनका इन्वेजन दिल्ली सल्तनत पे जो दिल्ली का टाइम था उस पर कैसे हुआ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।